गाइस दिस इज विशाल हियर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज आप जैसा देख पा रहे हैं हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वीएच कर्व। और मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचना है बीएच कर्व में, ना ही कोई एग्जाम में क्वेश्चन बचना है इससे, ना ही कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन बचेगा। ठीक है ना, आपको पूरा यहाँ पे क्लियर होके जाना है बिल्कुल ही, और यही वीडियो सफिशियंट रहेगा, अदर कोई वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। देखो, इसमें आपको अगर मोटा मोटे तौर पे बात करूं क्या क्या मिलने वाला है। हम बीएच कर्व की स्टडी क्यों करते हैं, बिल्कुल ये हिस्टैरिसीस क्या है, क्योंकि बीएच से ही एक टर्म डिफाइंड होके आता है हिस्टैरिसीस लॉसेस का, वो मिलने वाला है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, बशर्ते वीडियो पूरा देखना है। और हाँ, अगर आपको ये समझ में आता है टॉपिक तो प्लीज़ लाइक शेयर, और शेयर तो बिल्कुल ही करना है क्योंकि औरों को भी नॉलेज देनी है। ठीक है ना, चलो देखो, अगर मैं बात करूं ये कैसे आया, क्या आया, मतलब इतना हम लोगों ने बीएच कर्व को क्यों क्यों प्रेफर्ड किया, हमें क्या ज़रूरत पड़ गई लेने की। देखो क्या होता है, हम अकॉर्डिंग टू द आवर एप्लीकेशंस हम एफिशिएंसी की ओर बढ़ते हैं कि हमारे लॉसेस कम होते जाएं, तो उसका हम क्या करते हैं, मोस्टली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हम उसका वैल्यूज़ निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं इसमें लॉसेस क्या है क्या नहीं, वो चीज़ अलग है। वो प्रैक्टिकल से ही आया ये। देखो, मटेरियल है, मटेरियल की अपने अपने एक एप्लीकेशंस हैं। अगर हम बात करें अगर नॉर्मल एप्लीकेशन की, अगर हमें ट्रांसफॉर्मर बनाना है, उसकी कोर बनानी है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सॉफ्ट मटेरियल लेंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाएंगे, यानी कि वो मैग्नेटाइज भी होगा और डीमैग्नेटाइज भी होगा। अगर यहीं पे हमें डायनमो बनाना है, आपको पता है जैसा डायनमो में क्या होता है, हमें एक परमानेंट मैग्नेट चाहिए होती है, परमानेंट मैग्नेट चाहिए होती है। और इन्हीं दोनों के एप्लीकेशन पे देखते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चाहिए होगा तो उसका मटेरियल अलग होगा, अगर हमें परमानेंट मैग्नेटिक बनानी होगी तो उसका मटेरियल अलग होगा। ठीक है ना, वो आपको देख लेंगे, वो आपको बताऊंगा आगे कौन सा होगा। ठीक है ना, अब देखो, सपोज अगर मुझे ट्रांसफॉर्मर में बनाना है, उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चाहिए होगी। ठीक है, सपोज मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के तौर पे हमने एक मटेरियल ले लिया कि हमें चाहिए फेरोमैग्नेटिक, हमने ले लिया एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, हम रेफरेंस मान के इस पे ही स्टडी करते हैं। ठीक है ना, बीएच कर्व की पैरामैग्नेटिक लिया। अब क्या है, हर एक मटेरियल है, कोई भी मटेरियल हो, सबका अपना अपना मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी उसका स्ट्रक्चर होता है, कोई भी मटेरियल हो, ये डाया हो, पैरा हो, ये डायरा ले लो, पैरा ले लो, कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो सबका जो इंटरनल मॉलिकुलर स्ट्रक्चर है वो कुछ ना कुछ अलग होता है, सेम नहीं होता है। हर एक मटेरियल है, जैसे हम ले लें लकड़ी ले लें और आयरन ले लें, तो सबका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर अलग है, वैसे ही इनका अलग है। और इनके अंदर क्या होता है, इनके डोमेन्स का अलाइनमेंट, यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया है, डोमेन। और अगर मैं डोमेन को, यानी कि मैं यहाँ पे बात करूँगा मैग्नेटिक डोमेन। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रिकल डोमेन होता है जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, एक होता है मैग्नेटिक डोमेन जो कि मैं यहाँ पे बात करूँगा। अब देखो, अगर मोटे मोटे तौर पे समझा जाए तो डोमेन क्या है, डोमेन जस्ट नथिंग, डोमेन जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, और भी कैन से प्रोटॉन, क्योंकि एक अगर मटेरियल है तो उसके अंदर क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या प्रोटॉन होंगे, या तो वो न्यूट्रल होगा, बस दो यही चीज़ें होंगी। ठीक है ना, तो हम डोमेन को मोटे मोटे तौर पे ये कह सकते हैं। और इन्हीं का अलाइनमेंट मीन्स इलेक्ट्रॉन का अलाइनमेंट कैसे होता है, तो उसको हम टर्म दे दिया डोमेन्स का अलाइनमेंट कैसे है। ठीक है ना, समझ रहे हैं, तो अगर मटेरियल अलग है तो उनका अलाइनमेंट अलग अलग होगा। अब यहीं पे खास क्या है, जो हम बात कर रहे हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, एक क्या इसमें अंदर क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक है ना, क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। अब देखो, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन में अगर मैंने टर्म यूज कर दिया है तो उसको थोड़ा सा समझ लो, क्या मैंने किया है, स्पॉन्टेनियस, ये आपको कई जगह मिलेगा, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। ये मैं बेसिक थोड़ा डील कर रहा हूँ, आप सोचो बीएच कर में नहीं आऊँगा, थोड़ा सा रुको, थोड़ा बेसिक डील कर लो, अच्छे से समझ में आएगा। स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन क्या होना है, अगर मैं बिल्कुल शुद्ध भाषा में कहूँ, मीन्स एक मटेरियल का, अगर कोई एक मटेरियल है उसके पास पहले से ही कुछ प्रॉपर्टी होना, पहले से ही कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होना, उसके पास क्या है, पहले से ही कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। यानी कि हमने एक्सटर्नली अभी मैग्नेटिक फील्ड उसे नहीं दिया है, हमने एक्सटर्नली अभी उसे फोर्स नहीं किया है कि आप मैग्नेटिक बन जाओ, हमने अभी नहीं कहा उससे आप इतना मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी हमें दिखाओ। उसके पास पहले से ही कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, यानी कि उसके पास अभी भी अगर उसके पास हम कोई आयरन ले जाएं तो वो अट्रैक्ट कर लेगा उसे, अट्रैक्ट कर लेगा उसे। जैसे अगर मैं यहीं पे, ये तो मैंने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बताई, इसके पास स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होता है। अगर मैं यही बात करूं कोई और मटेरियल की,
सपोज डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक के पास हमारा स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है, इसके करता है, आपको पता है इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने समझना है ये मटेरियल के बारे में डीपली अच्छे से, तो मटेरियल का मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, प्लीज़ देखिए जाके, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन पे क्लिक करना, वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। डायमैग्नेटिक में क्या होता है, इसका स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है, इसका जीरो होता है, क्योंकि इसके पास पहले से कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है। पैरामैग्नेटिक के पास अपना स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन पहले से है। अब देखो ये क्यों है, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ क्यों है, ध्यान से समझना। ये एक मटेरियल है, ये मटेरियल है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, मैंने क्या बताया, डोमेन्स, डोमेन्स मैग्नेटिक डोमेन्स कैसे अलाइन है, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, मतलब सबकी कुछ डायरेक्शन अभी तितर बितर है, ठीक है ना, ऐसे करके हैं, कुछ ऐसे हैं। अब इसके अंदर मटेरियल के अंदर क्या है, सपोज 1000 डोमेन्स हैं, 1000 डोमेन्स, ठीक है ना, कितने हैं 1000, 1000 में से क्या है 200 डोमेन्स हैं, 200 डोमेन्स एक डायरेक्शन में अलाइन है, बिल्कुल एक डायरेक्शन में, ठीक है ना। मीन्स ये अपना एक प्रॉपर्टी रख रहे हैं, मीन्स सपोज एक नॉर्थ नॉर्थ में ही अलाइन है, नॉर्थ नॉर्थ में नॉर्थ पोल बना रहे हैं, एक डायरेक्शन में अलाइन होकर मीन्स एक पोल बना रहे हैं नॉर्थ पोल, इसके अंदर मैंने इसके अंदर की बात की है। और 800 जो है उनका कोई भी अपनी डायरेक्शन नहीं है, कोई इधर है तो कोई इधर है, कोई इधर है तो इधर कर है, कोई अपने आप को एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, कोई इधर रैंडम है, मीन्स रैंडम ये भी रहा है, उनका कोई भी महत्व तो नहीं है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ अगर एक मटेरियल है उसके अंदर 1000 डोमेन है टोटल, लेट सपोज 1000 है, उसमें 200 एक डायरेक्शन में अलाइन है और बाकी के नहीं है, तो इसके अंदर क्या है, ये 200 एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट कर देते हैं किसी मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। इसीलिए एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर अपना एक स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जनरेट हो जाता है। और मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ ये आपको पता चल जाएगा आगे क्यों कर रहा हूँ। देखो समझ गए ना, सारा खेल किसका है, मैग्नेटिक डोमेन्स का है, समझ गए इतना आप। चलो अब मैं क्या करता हूँ, एक मैग्नेट बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। इतना समझ लो पहले, एक मटेरियल है उसके अंदर डोमेन्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है उसके अंदर, ये कंडीशन होती है, इसीलिए उसके अंदर क्या आता है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन आता है। अब मैं अगर नेक्स्ट चलूँ, बात करते हैं BH कर्व पे, अब इसके आगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो मैं सारा क्लियर कर दूँ पहले, ठीक है ना, बोर्ड क्लियर। अब देखो समझो क्या है, एक टर्म और देखो, एक आता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं B से, इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। और एक आता है मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, ये होता है H, ठीक है ना, इसकी होती है, अगर NI/L इसका फॉर्मूला होता है तो हम कह सकते हैं एम्पियर पर मीटर। डन। अब देखो इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, V यानी कि AB वाली B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है H के, मीन्स B डिपेंड करती है, B की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है H पे, जैसे जैसे हम H इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे B की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब देखो कैसे, इंटेंसिटी क्या होती है, मीन्स एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कितनी ताकत है, कितनी दम है, वो कहलाती है हमारी इसकी इंटेंसिटी। डेंसिटी क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, वही डेंसिटी कहलाती हैं। मीन्स देखो क्या है, जैसे जैसे हम H बढ़ाएंगे, मीन्स जैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, जैसे इसकी उसकी इंटेंसिटी बढ़ाएं तो पर्टिकुलर एरिया में निकलने की ताकत उसमें ज़्यादा आती जाएगी, तो उसी हिसाब से इसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। और यही डिफाइंड करता है हमारा कि मैग्नेटिक मटेरियल है, जो मटेरियल है वो कितना मैग्नेटाइज है, वो कितनी अपनी दम रखता है एक चीज़ को अट्रैक्ट करने की, यानी कितना स्ट्रेंथ पोल बना सकता है, वो बताता है हमें कौन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। समझ गए ना। तो हम कह सकते हैं H के बढ़ाने पे, अब देखो H कब बढ़ेगा, H का फॉर्मूला होता है NI/L, मीन्स हम कह सकते हैं H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। तो H की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, I पे, मीन्स जैसे जैसे हमारा जो सर्किट है उसमें करंट बढ़ता जाएगा, और करंट आपको पता है किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पे, तो जैसे जैसे सर्किट का हम करंट बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से हमारा H बढ़ेगा, H जैसे बढ़ाएंगे वैसे हमारी क्या बढ़ेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर। अब देखो ये दोनों टर्म आपको क्लियर होंगे B और H के, और आपको क्यों बताया, अब ये देखो, क्योंकि जो हम BH कर्व ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखो, जो हम BH कर्व ड्रॉ करेंगे
वो किसके पीस के बीच में होता है? ऑफकोर्स बी और एच के बीच में ड्रॉ होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझते जाना, हम एक टेबल छोटी सी ड्रॉ करते हैं, सपोज छोटी सी टेबल ड्रॉ करते हैं। देखो एक तरफ एच की वैल्यू, एक तरफ बी की वैल्यू। हम क्या करेंगे, एच पहले सपोज हमारा 0 पे है, कुछ वैल्यू तक इसके लेके आएंगे, सपोज 100 तक ले गए, 200 तक ले गए, और इसको ही हम नेगेटिव में भी लाएंगे, -100 तक ले गए, सपोज -200 तक ले गए। मीन्स सबसे पहले एच हमारा 0 रहेगा, फिर इसको हम लोग 100 तक लेके आएंगे, फिर इसको हम लोग 200 तक लेके आएंगे, देन 0, देन किस पे आएगा ये, माइनस के 100, देन माइनस का 200। अब इसी हिसाब से हम जैसे जैसे एच की वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे हमने रिलेशन में बताया, वैसे हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू बढ़ती जाती है। अब ड्रॉ करते हैं हमारा वीएच कर्व। सपोज ये रहा हमारा एक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही ले लो, ये रहा हमारा एक मटेरियल, ठीक है ना। इसके अंदर है डोमेन्स, ठीक है ना। वो अभी कैसे अलाइन है हमने आपको लास्ट में बताया था। सपोज 1000 है, उसमें 200 एक डायरेक्शन में है और बाकी के तितर बितर हैं इधर उधर के, है ना। अकॉर्डिंग टू द, अगर मैं साइकिल की देखूँ, इलेक्ट्रिकल साइकिल कैसे चलती है, साइनसोइडल ऐसा चलता है, ठीक है ना, ऐसे चलेगा। हमने अगर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना क्या करते हैं। जो हम कॉयल बनाते हैं, एक सोलेनॉइड, सोलेनॉइड कैसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना, ये बन गया सोलेनॉइड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर हम पुट कर देते हैं जौन सा मटेरियल हमें मैग्नेटाइज करना होता है। सपोज हमने यही वाला मैग्नेटिक मटेरियल हमने पुट कर दिया इसके अंदर, ये है। और इसके अंदर हमने आपको बता दिया क्या है, अभी डोमेन्स हैं जो कि अभी जैसे मैंने आपको बताया वैसे अलाइन है, ठीक है ना, ये रखा हुआ है। ये सप्लाई हमने प्रोवाइड की, इस पर सप्लाई कहाँ से पड़ेगी, 0 से पड़ेगी, अपने पीक पे जाएगी, पीक से फिर 0 आएगी, देन नेगेटिव में जाएगी, है ना, नेगेटिव में जाएगी। सपोज मैंने स्टार्ट किया क्या, वैल्यू बढ़ाना सप्लाई की, एच की, एंड सॉरी अपनी जो सप्लाई दे रखी है, वी से क्या आएगा, करंट आएगा, करंट से हमने आपको क्या बताया, एच बढ़ेगा, एच बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, बी बढ़ेगा। सपोज ये वाला मटेरियल है, मैंने पुट कर रखा है, मैंने सप्लाई दी, बढ़ाना शुरू की, ठीक है ना। जैसे जैसे मैंने एच की वैल्यू बढ़ाई तो ये क्या हुआ, स्टार्टिंग में नहीं बढ़ता है कुछ टाइम तक, बी की वैल्यू बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, देखो ऐसा होता है, मैंने आपको क्या बताया अभी, इसमें डोमेन्स हैं, अपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन है। तो क्या होता है, हर एक डोमेन अपने आप में कुछ एनर्जी रखता है। मीन्स अगर कोई गाड़ी खड़ी है, अगर कोई बाइक खड़ी है अभी, है ना, तो उसको हमें स्टार्टिंग में चलाने के लिए एक्सीलेटर ज़्यादा खींचना पड़ता है ना, हम लोग एक्सीलेटर ज़्यादा खींचते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब एक्सीलेटर खींच देते हैं फिर हमें नॉर्मल कंडीशन में एक स्मूथनेस आ जाती है। मीन्स स्टार्टिंग में हमें इनर्शिया ज़्यादा चाहिए होता है। मीन्स कह सकते हैं हर एक मटेरियल, यानी कि हर एक चीज़ जो भी यूनिवर्स में, सब एक अपना इनर्शिया होता है और उस इनर्शिया को तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ पहले से फोर्स लगाना पड़ता है। तो वही है, हमें इस डोमेन को जो अदर डायरेक्शन में है उनको एक डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए कुछ पहले से ताकत लगानी पड़ेगी, तो वही हम एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो हम एच की वैल्यू जब कुछ देर तक बढ़ाएंगे तो हमारा कुछ हमें आउटपुट नहीं मिलता है अभी का, लेकिन कुछ टाइम बाद इनका डोमेन का इनर्शिया ब्रेक होता है। जब इनर्शिया ब्रेक हो जाएगा तो हम जैसे जैसे एच की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी बी की वैल्यू बढ़ती जाती है, और कुछ टाइम तक ही बढ़ती है, लेकिन उसके बाद नहीं बढ़ेगी। अब क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि सैचुरेशन हो जाता है। सपोज इसके अंदर हमने आपको बताया कि 1000 डोमेन्स थे, अब 1000 के 1000 एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। मीन्स देखो अलाइन होने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो जब एक साइकिल में हमने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है या तो नॉर्थ बनाता है या साउथ बनाता है। पहले में अगर नॉर्थ बनाई तो दूसरी साइकिल में क्या बनाएगा, साउथ। मीन्स जब एक साइकिल आ रही है तो ये एक डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं। एक डायरेक्शन में अलाइन होने का मतलब या तो नॉर्थ बना रहे होंगे या फिर साउथ बना रहे होंगे, ठीक है ना। अब जब 1000 के 1000 सारे के सारे अलाइन एक डायरेक्शन में हो गए डोमेन्स, ठीक है ना, चाहे फिर हम एच की वैल्यू कितनी भी बढ़ाते जाएं, एच की वैल्यू हम कितनी भी बढ़ाते जाएं, उसके बाद हमारी इसकी वैल्यू नहीं बढ़नी, यानी कि फिर हम कह देते हैं ये किस में आ जाता है, सैचुरेशन की कंडीशन आ जाती है। ये किसकी कंडीशन आती है इधर, फिर सैचुरेशन की कंडीशन आ जाती है। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। अब हमारी ये सपोज मैक्सिमम वैल्यू आ गई यहाँ पे, इसके बाद नहीं बढ़ना है। देन हम क्या करेंगे, यानी हमने क्या करा, जब हमने यहाँ से बढ़ाया करंट की वैल्यू तो ये पीक पे पहुंचा, और यहाँ पे पीक पे आके हमें क्या मिल गया, सैचुरेशन मिल गया। देन अब एच की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होगी,
डिक्रीज होना स्टार्ट होगी नहीं होगी? जब हमारी ये वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, जब ये वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होगी तो ऑफकोर्स ये ऐसे करके डिक्रीज होगा। जब डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, अब एच की वैल्यू तो जीरो हो गई, देखो एच की वैल्यू किस पे आ गई, जीरो पे आ गई, लेकिन बी की वैल्यू जीरो नहीं हुई, बी की वैल्यू जीरो नहीं हुई। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ होगा, सपोज करना अभी क्या था, डोमेन सारे के सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। डोमेन क्या हुआ इधर समझो, ये 1000 के 1000 डोमेन थे वो एक डायरेक्शन में अपने अलाइन हो चुके हैं, अलाइन हो गए सारे के सारे, ठीक है ना, 1000 के 1000 अलाइन हो चुके हैं। अभी क्या हुआ, जो आपने वैल्यू कम करना शुरू की, जब आपकी वैल्यू कम करना शुरू की तो अब इन्होंने क्या किया, डी अलाइन भी होना चाहिए। मीन्स हमने ताकत लगाई थी इनको कि भैया ए तू इधर है, तू इधर मुंह करके खड़ा है, चल इधर चल, तू इधर करके खड़ा है, चल इधर चल, तू इधर है, चल इधर चल, एक डायरेक्शन में खड़ा हो, लाइन में खड़ा हो जा, लाइन में खड़ा हो जा, ये हम कह रहे हैं इनसे। इन्होंने हमारी बात मानी, जो हमने एच की वैल्यू फुल लगा दी थी बिल्कुल मैक्सिमम, इन्होंने बात मानी। लेकिन जब हमने अब इन पे फोर्स अपना हटा दिया है तो इन्हें क्या करना चाहिए भाई, अपनी उसी कंडीशन में आ जाना चाहिए वापस, ठीक है ना। और इनकी टेंडेंसी होती है, हर एक डोमेन की टेंडेंसी होती है कि एक साइकिल बनाते हैं, क्या करते हैं, साइकिल बनाते हैं। तो क्या करेंगे, सपोज ये नॉर्थ 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 ऐसे करके बना हुआ है, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ और ये नॉर्थ ऐसे करके बना हुआ है। अब देखो आपको क्या पता है, अगर सेम पोल है तो ये क्या करते हैं, अभी तो हमने जब फोन पे फोर्स लगा रखा था एच की, तो इन्हें दबा रखा था जबरदस्ती कि तू इधर चल, तू इधर चल, चल इस लाइन में खड़ा हो जा, ये क्या रखा था। लेकिन जब हमने इस पर फोर्स रिलीज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ एक तरफ अलाइन हुए हैं तो क्या करेंगे, अपने आप को इधर धक्का देंगे, ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा। और डोमेन्स की एक प्रॉपर्टी होती है, अपने आपको साइक्लिक फॉर्म में रिपेल करते हैं। मीन्स ये इधर है तो आपको इधर कर देगा, डोमेन ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर इसको रिपेल कर देगा तो ये डोमेन इधर आ जाएगा, मीन्स एक साइक्लिक फॉर्म में रिपेल करेगा। अभी क्या होता है, जो हम एच की वैल्यू हटा रहे हैं तो कुछ ये रिपेल हो के अपना अलाइनमेंट खो देते हैं, अलाइनमेंट खो देते हैं। मीन्स अगर मैंने 1000 किए थे तो उसमें से क्या करेंगे, 500 तो वापस चले गए उसी अलाइनमेंट में जैसे पहले ये पड़े हुए थे, ठीक है ना। लेकिन 500 अभी उसी अलाइनमेंट में है, 500 अभी उसी अलाइनमेंट में है, समझ रहे हैं ना। तो क्या हुआ है, कुछ ने अपना ढीठपन की वजह से, मतलब कह सकते हैं ये अपने अंदर की प्रॉपर्टी है, मैं ये यही होता है इसके मटेरियल के अंदर, कुछ वापस नहीं गए। अब वापस नहीं गए तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो पहले से थी उससे उसकी फ्लक्स डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है ना, बढ़ गई। सपोज यहाँ मैं एक, अगर मैं ग्राफ डॉट करूँ, मैक्सिमम हो सकती है सपोज 1.5 टेस्ला, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हो गई 0.1, 0.5, 0, ऐसे नेगेटिव में क्या जाएगी, माइनस का 0.5, ठीक है ना, देन 1 माइनस का, देन जा सकती है 1.5 माइनस का, इतने। तो सपोज मैक्सिमम पे ये गए थे, मैक्सिमम पे कितने 1000 डोमेन थे, ठीक है ना। अब जब तुमने जीरो कर दिया एच की वैल्यू तो अब कितने रह गए, 500 डोमेन, जबकि इन्हें कितना होना आना चाहिए था। इनिशियल कंडीशन हमने आपको क्या बताई थी, हमने आपको बताई थी कि इसके अंदर कितने हैं, 200 डोमेन्स हैं जो कि नेचुरली अपने आप को इस फॉर्म में रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने क्या करा, एक्स्ट्रा डोमेन्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं, मींस इसके अंदर एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ चुकी है। अब इसी कंडीशन में यानी कि क्या की, इन्होंने कुछ डोमेन्स को अपनी तरफ रिटेन कर लिया है, इस प्रॉपर्टी मैग्नेट ने क्या किया है, अपना रिटेन कर लिया है। तो इसी चीज़ को हम लोग कह देते हैं, जो ये चीज़ आ गई है ये, इसको हम लोग कह देते हैं क्या, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। तो आई होप भी बिल्कुल क्लियर हुआ कि रिटेंटिविटी क्या है और रिटेंटिविटी आई कैसे, यानी कि कुछ को रिटेंशन में रख दिया डोमेन्स को, तो इसी चीज़ को हमने कह दिया रिटेंटिविटी। अगर रिटेंटिविटी की हम डेफिनेशन जाने, रिटेंटिविटी की अगर हम डेफिनेशन जानना चाहें तो हम क्या कहेंगे, देखो सपोज ये पूछ लेते हैं तो क्या कहेंगे। देखो रिटेंटिविटी कंडीशन क्या हुआ है, बी की वैल्यू तो जीरो नहीं हुई है लेकिन एच की वैल्यू जीरो हो चुकी है, यानी कि वो बी की वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिस पे हमारा एच जीरो हो जाए, मीन्स द वैल्यू ऑफ बी एट विच एच इज जीरो। क्लियर, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, समझ में आया ना। और रियल में अगर मज़ा आ रहा हो तो लाइक ठोकिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलो अभी क्या हुआ, इतना कर लिया। अगर हमने क्या करा, सपोज आप सोचो कि मैंने इतने पे छोड़ दिया, अब नेक्स्ट साइकिल आएगी वो अपना ऐसे चलता रहेगा। हम ग्राफ इतने पे नहीं छोड़ सकते हैं, रिटेंटिविटी आ गई, इतने पे नहीं छोड़ सकते। अगर हमने सपोज यहीं पे ही छोड़ दिया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते हैं, क्योंकि देखो इसको जीरो पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, हमें निगेटिव में एच की वैल्यू को एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी अपनी तरफ से एफर्ट डाल के,
अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, और वही हमारे लॉसेस के फॉर्म में जाते हैं, किसमें, हीट की फॉर्म में। तो अगर हमें सपोज हमने सोचा नहीं हम नहीं लगाएंगे भाई, एच की वैल्यू निगेटिव नहीं करेंगे, हमें नहीं, हमें लॉस नहीं करना है, अपनी तरफ से हमें एक्स्ट्रा नहीं देना है। तो अब देखो अगर हमने एच की वैल्यू निगेटिव नहीं लगाई तो कंडीशन होगी क्या। तो पहले इसे मैं इरेज करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। अगर हमने एच की वैल्यू निगेटिव नहीं लगाई तो कंडीशन क्या होगी, ध्यान से समझना, है ना। अरे भाई हट जाओ यार, आई थिंक ये हैंग कर रहा है थोड़ा। चलो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, समझो यहाँ पे, इधर समझो। चलो यहाँ पे कोशिश करता हूँ मैं। सॉरी थोड़ा सा रुक जाइए। देखो अगर हमने क्या करा, सपोज ये एक रेफरेंस में एक बनाता हूँ मैं, और देखो अभी क्या आ गया था, मैं इसकी एक कॉपी बना रहा हूँ इधर। क्या आ गया था अभी, ग्राफ कैसा आया था हमारा, ऐसा करके, ठीक है ना। और बी मैक्सिमम हमारा कितना था इधर, 1.5 टेस्ला। सपोज ये 1 है। अगर हमने एच को निगेटिव हम नहीं लगा रहे, अपनी तरफ से हम एफर्ट नहीं डाल रहे हैं कि ये निगेटिव यानी कि जीरो करने के लिए बी की वैल्यू को, तो अब होगा क्या, सपोज हमने नेक्स्ट टाइम हमने यहीं पे छोड़ दिया, हमने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले, नेक्स्ट टाइम हमें इसी मटेरियल को यूज करना है, नेक्स्ट टाइम हमें इसी मटेरियल को यूज करना है। तो हमने क्या करा, जब हम नेक्स्ट टाइम इसी मटेरियल को लेके आए तो इसका ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ध्यान से देखना, क्योंकि इसके पास पहले से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, इतनी है, कितनी, 1 टेस्ला पहले से है। अब हम जब एच की वैल्यू बढ़ाएंगे, जब हम अगेन इस मटेरियल को लेके आए और हमने दूसरा ट्रांसफॉर्मर बनाना है उसमें रख दिया हमने, ठीक है ना। तो हम जब एच की वैल्यू बढ़ाएंगे तो अब ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा अगेन, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा फिर यहाँ पे आ जाएगा एक बार साइकिल में। अब सपोज ये अपनी गेन कर लेगा 1.2 टेस्ला, फिर हमने इसको जीरो नहीं किया, नेक्स्ट टाइम में ऑफकोर्स ये इतनी गेन कर लेगा, जैसे आपको पता ही है कुछ ना कुछ ऐड करता जा रहा है। हमने अभी जीरो नहीं की, हमने थर्ड टाइम में इसको यूज करा, जब हमने थर्ड टाइम में इसको यूज करेंगे, अब इसका ग्राफ कहाँ से बढ़ेगा, जो हम एच को बढ़ाएंगे तो ग्राफ इसका 1.2 टेस्ला से ही बढ़ेगा। और मैक्सिमम इसकी कितनी होती है, मैंने माना सपोज किया मैक्सिमम है 1.5 टेस्ला और इसने अचीव कर लिया 1.5 टेस्ला थर्ड टाइम में। अब आप ये बिल्कुल हो गया सैचुरेट, यानी कि अब ये एज आ बिहेव करने लगेगा परमानेंट मैग्नेट टाइप, सैचुरेशन पे आ चुका है, इससे ज़्यादा मैग्नेटाइज हो नहीं सकता और ना ही डीमैग्नेटाइज हो सकता, क्योंकि ये इतनी इसने रिटर्न करके रखी है, यानी कि रेजिडुअल इसके पास अब हमेशा इतना रहेगा। यानी कि एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर हम इस मटेरियल को यूज करना चाहेंगे, अगर हमने एच की वैल्यू एफर्ट हमने फोर्सफुली जीरो नहीं की और हमने बार बार इस मटेरियल को यूज करते रहे, तो क्या होगा, ये मटेरियल हमारे लिए बेकार हो जाएगा। हम एज आ इलेक्ट्रोमैग्नेट हम इसे कभी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अपनी एक मैक्सिमम स्टेज में चला जाएगा और मटेरियल हमारे लिए बेकार हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा, इसीलिए हमें फोर्सफुली इसको एच की वैल्यू को जीरो करना पड़ता है, समझ गए। चलो तो मैं आपको समझ देता हूँ। अब जब हम नेक्स्ट साइकिल में एच की वैल्यू को हम जब जीरो करेंगे, निगेटिव में लाएंगे, तब क्या होगा, देखो अब ये रहा। अब हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू को कम करना शुरू करेंगे, यानी कि अब ये जाएगी निगेटिव में, जब निगेटिव में जाएगी, जब निगेटिव में जाएगी, जैसे कम करेंगे तो ये कम होना शुरू करेगा, कम होना शुरू करेगा, ग्राफ जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, जीरो आ जाएगा जब हम फोर्सफुली करेंगे। अब इस चीज़ को क्या कहेंगे, हमने जो फोर्सफुली किया है, देखो अब इसके लिए एक टर्म यूज होता है कोहेरेसिव, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोहेरेसिव, यानी कि जो हमने ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है नेगेटिव में, तो इसको ही हम लोग कह देते हैं कोरेसिविटी। ध्यान से देखो क्या कहेंगे, कोरेसिविटी। इसकी हम डेफिनेशन देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे कोरेसिविटी की, ध्यान से देखो। अब इस कंडीशन में हुआ क्या है, बी की वैल्यू तो जीरो हुई है लेकिन एच की वैल्यू जीरो नहीं हुई है, मीन्स वो कंडीशन जहां पर बी की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है ना, मीन्स एच की वो वैल्यू जहां पे बी की वैल्यू जीरो हो जाए, समझ रहे हो ना। तो इसको मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ, चलो लिख लो, ये कोरेसिविटी क्या कहलाएगी, कोरेसिविटी कहलाएगी, बिल्कुल हिंदी में समझो, एच की वो वैल्यू
जहां बी की वैल्यू 0 हो जाए। और रिटेंटिविटी क्या थी? रिटेंटिविटी थी कि बी की वैल्यू, बी की वो वैल्यू जहां एच 0 हो जाए। समझ गए ना? इतना था। क्लियर होगा? आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो नेक्स्ट फिर अब क्या होगा, जैसे जैसे नेगेटिव में आगे बढ़ते जाएंगे ये हमारा ग्राफ आगे चलता जाएगा। फिर नेगेटिव में जाएंगे तो ये नेगेटिव में अपनी मैक्सिमम स्टेज पे जाएगा। देन जब हम नेगेटिव में 0 पे कम करेंगे अपनी साइकिल को, नेगेटिव में 0 आएगा। देन अगेन इट नीड 0 करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। फिर ये ग्राफ ऐसे हमारा चलता रहता है और इस टाइप से। अब देखो एक्चुअल ग्राफ जो आता है हमारा, ये वाला ग्राफ आता है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा इतना। एक्चुअल ग्राफ ये हमारा सिर्फ स्टार्टिंग कंडीशन होती है, ये वाली जो लाइन आती है ये स्टार्टिंग में, इसके बाद ये लाइन हमें कभी नहीं मिलती है। देन ये हमारा अगेन अगेन ग्राफ चलता रहेगा और यही हमारा ग्राफ बना रहता है। तो ये था हमारा बी एच कर्व। तो इतना क्लियर होगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट में करो यस क्लियर हुआ है और आज कुछ मिला है। और सारा खेल किसका था? डोमेन्स का था। समझ रहे हैं ना? डोमेन्स का था। क्लियर? चलो अब मैं आपको इसमें देखो क्या बताऊंगा आगे। इसमें आपको बताऊंगा हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस क्या है? देखो एच का क्या हुआ, एच हमारा क्या हुआ था? एच पहले हमारा इधर गया, फिर इधर से कहाँ आया? इधर आया, फिर हमारा एच इधर गया। ठीक है ना? मीन्स जो एच का ऑसिलेशन होता है, जो ऑसिलेशन ऑफ एस हो रहा है, किसका? एच का ही हो रहा है, इधर पॉजिटिव से नेगेटिव ऑसिलेशन ऑफ एच, यही हमारा कहलाता है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस ऑसिलेशन ऑफ एच, यही हमारा कहता है हिस्टेरेसिस। और हिस्टेरेसिस हमारा एक ग्रीक वर्ड है, तो इसका हमारा वैसे मतलब होता है पीछे रहना, पीछे हटना। और बिल्कुल इस पर क्वेश्चन भी बनता है कि हिस्टेरेसिस का मतलब क्या होता है? हिस्टेरेसिस का मतलब होता है बी लैक्स एच, यानी कि बी पीछे रह जाता है किससे? एच से। अब देखो कब होता है, यहाँ पे कंडीशन होती है, ध्यान से देखो। इस जगह पे होता क्या है? इस जगह पे घोच पोच हो चुका है थोड़ा इसमें, और ध्यान से देखना क्या होता है। जब हमारा एच की वैल्यू, तो हम एच की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ये मैक्सिमम पहुंच गया है ना? जब हमने एच की वैल्यू 0 कर दी है तो ये अभी कुछ अपनी वैल्यू निकाल के रखा है, यानी कि एच हमारा 0 पे पहुंच चुका है, बी हमारा 0 पे पहुंचा नहीं है। एच तो 0 पे पहुंच गया और ये भाई साहब यहीं अटक के रह गए, जबकि इन्हें साथ में आ जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या करते हैं? कुछ पीछे रह जाते हैं एच से। तो इसी कंडीशन को कहते हैं बी लैक्स एच। ठीक है ना? ये क्लियर रखना। अब मैं यहाँ पे एक टेक्निकल फॉर्म में अगर बात करूँ कि हिस्टेरेसिस लॉस होता क्या है, ध्यान से देखो। अच्छा यहाँ देख लो, देखो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, किसका? इसका एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ बी एच कर्व, एरिया ऑफ बी एच कर्व क्या आएगा? बी इंटू एच, यही आएगा। अगर हम बी इंटू एच की जब आप सॉल्यूशन करना है इसका, अगर आपको मन हो तो बी की डायमेंशन रखना, एच की डायमेंशन रखना। जब ये डायमेंशन रखोगे तो ये आएगी हमारी डायमेंशन वर्क डन के इक्वल। किसके इक्वल आएंगी? वर्क डन के। अब यहीं पे आपको बताने वाला हूँ लॉसेस के बारे में, इसलिए अब देखो एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस क्या इंडिकेट करता है? ठीक है ना? कि हमारा वर्क डन हुआ है, एक वर्क डन हुआ है ड्यूरिंग द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। क्या हुआ है? वर्क डन हुआ है मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। और इसी वर्क की वजह से हमारा क्या हुआ है? लॉस ऑफ एनर्जी हुई है, एनर्जी। और वो लॉस ऑफ एनर्जी किस फॉर्म में हुआ है? हीट की फॉर्म में होती है। आपने देखा होगा जब भी कोई ट्रांसफार्मर की कोर हो, ऐसा नॉर्मल ट्रांसफार्मर रखा है, उस पर हाथ ला के देखना, ये आपको क्या हीट होता दिखेगा। इसकी दो कंडीशन हो सकती है, एडी करंट और हिस्टेरेसिस। तो हिस्टेरेसिस लॉस भी एक इसका एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हमारी हीट के फॉर्म में लॉसेस होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारा वर्क डन हुआ है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, उसकी वजह से हमारी होती है लॉस ऑफ एनर्जी, और वो हमारी लॉस ऑफ एनर्जी होती है किसमें? हीट की फॉर्म में। अगर हम और वे में समझना चाहें तो हमारा जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स पड़े हैं इसको जीरो लाने में, मीन्स डोमेन्स को तोड़ने में, कि ना भैया तुम इस डायरेक्शन में चाहो, तुम पहले से वैसे थे, डोमेन्स को उसी डायरेक्शन में वापस लाने के लिए
समझ रहे हैं ना। तो वो हमारा जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स पड़ा है वो कहाँ से, हमारा एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी किस लॉस में आ गई, वो हीट की फॉर्म में। मीन्स हमारा क्या हो रहा है, डोमेन्स के अंदर भी तो फ्रक्शन हो रहा है भाई। जब इस डोमेन्स को इधर ला रहे हैं, इस डोमेन को इधर ला रहे हैं, मीन्स आपस में कुछ ये फ्रक्शन कर रहे हैं ना आपस में। अब ये जो फ्रक्शन वाली एनर्जी है ये किस रूप में जा रही है, हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है। तो यही हमारा कहलाता है किसी मटेरियल का फाइनली हिस्टेरेसिस लॉस। समझ गए ना, क्या, हिस्टेरेसिस लॉस। डन। तो क्लियर होगा यहां तक आपको हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, ठीक है ना। और रियल में क्लियर हो प्लीज, अगर आपने आज रियल में समझाओ व्हाट द रियल मीन ऑफ द हिस्टेरेसिस लॉस, देन यू नो आपको क्या करना है, ठीक है ना। कमेंट करिएगा अगर आपको समझ में आया है, प्लीज कहना समझ में आ गया है, इतना जरूर लिखना समझ में आ गया। चलो अब मैं अगर आपको बता करूं कि मैं आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि हम हिस्टेरेसिस लॉस को क्यों, मीन्स व्हाई बीएच कर्व को हम क्यों, सॉरी बीएच कर्व को क्यों हम प्रेफर करते हैं, बीएच कर्व से क्या डिफाइन करते हैं। अब देखो ध्यान से, मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पे, यहाँ देखो, अब इस पेज पे देखो, यहाँ सपोज हमारे पास दो बीएच कर्व हैं, देखना ध्यान से। एक तो ये है, एक ये है, और एक कर्व है हमारा ये, ठीक है ना। इसका एरिया थोड़ा ज़्यादा है, इसका एरिया कर्व है। तो आपको अगर कोई मटेरियल बनाना है इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे। सपोज आप एक कंपनी चला रहे हैं, आपको एक ट्रांसफार्मर परचेज करना है, ट्रांसफार्मर परचेज करना है, आप कहोगे भैया देखो हमें इसकी सारी रेटिंग दीजिए, हमें इसका एडी करंट कितना है, सारे लॉसेस कितने हैं, ठीक है ना, और हमें इसका आप बीएच कर्व ड्रॉ करके दीजिए। उससे हम डिफाइन करेंगे कि आपका बीएच कर्व कितना आता है, उस हिसाब से हम आपका मटेरियल परचेज करेंगे, आपका हम इक्विपमेंट परचेज करेंगे। आपको ट्रांसफार्मर, एक कंपनी आपको कर्व देती है बना के इस टाइप का, और एक कंपनी आपको कर्व देती है इस टाइप का बना के, तो आप कौन सा कर्व प्रेफर करेंगे, कर्व नंबर ए और कर्व नंबर वी, कौन सा प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। जौन सा प्रेफर करें आप कमेंट में आंसर कीजिएगा, आप ए प्रेफर करेंगे, आप बी प्रेफर करेंगे, चलो ठीक है ना। तो आप आंसर बताते रहना, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू द हिस्टेरेसिस रूल, हमने क्या देखा, वी एच का एरिया हमारा क्या दिखाता है, एरिया हमारा दिखाता है वी इंटू एच, वी इंटू एच हमारा क्या दिखाता है, वर्क डन दिखाता है, और वर्क डन हमारा एक डायरेक्टिव कैसे था, लॉस ऑफ एनर्जी के, लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि जितना ज़्यादा हमारा एरिया होगा किसका, बी एच कर्व का, उतना ज़्यादा वर्क डन होगा, उतना ज़्यादा वर्क डन होगा तो उतना ज़्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होगी, यानी कि ये हमारे लिए बेकार है। अब जितना एरिया कम होगा वर्क डन उतना कम होगा, वर्क डन उतना कम होगा तो लॉस ऑफ एनर्जी उतनी कम होगी, मीन्स हमारे लिए ये एफिशिएंट है। तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे, ये वाला प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। चलो तो आई होप आपको यहाँ तक बीएच कर्व पूरा क्लियर होगा, और बीएच कर्व आपको अगेन मैं कहूँगा समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें, और मैं इतनी गारंटी देता हूँ आज के बाद आपको बीएच कर्व में कोई दिक्कत नहीं आनी है, आपको रिटेंटिविटी में कोई दिक्कत नहीं आनी, रिटेंटिविटी क्या होती है, कोर्सिविटी में कोई दिक्कत नहीं आनी, कोर्सिविटी क्या होती है। अगर आपको रिवाइज करना मैं एक सिंपल वे में बता दूँ तो रिटेंटिविटी क्या थी, रिटेंटिविटी वो कंडीशन थी यानी कि जो डोमेन अटेंड कर लेते हैं, अपने आप को रिटेन कर लेते हैं एक ही डायरेक्शन में, है ना, यानी कि अपने आप को डेंसिटी में एक्स्ट्रा बना लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, अपनी एक पर्टिकुलर डेंसिटी पे सेट कर लेते हैं, ठीक। अगर मैं टेक्निकल टर्म में बात करना चाहूँ कि एच की वैल्यू जीरो हो गई थी रिटेंटिविटी पे, लेकिन बी की वैल्यू जीरो नहीं होती, यानी कि वो वैल्यू ऑफ बी जहाँ पे हमारी एच की वैल्यू जीरो हो जाए। अब मैं कोर्सिविटी की बात करूँ, कोर्सिविटी में कहती है हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होते हैं किसको जीरो करने के लिए, किसको, बी को जीरो करने के लिए। तो वो हमारी कंडीशन क्या थी, इस कंडीशन में हमारी बी तो जीरो हो जाता है लेकिन एच जीरो नहीं हो जाता है, यानी कि कोर्सिविटी कंडीशन होती है, कोर्सिविटी वो कंडीशन होती है जहाँ पे हमारी मीन, अगर मैं टेक्निकल टर्म में बिल्कुल बोलूँ, एच की वो वैल्यू जहाँ पे बी की वैल्यू जीरो कर दे, ठीक। डन। एंड थैंक यू अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा जहाँ भी हैं, बाय बाय, सी यू।